हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम MHI 103 हिस्टोरियोग्राफी के यूनिट नंबर 30 का स्टडी करेंगे और बारे में हम आज जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आस्किंग द वाई क्वेश्चन। तो क्या होता है कॉजेशन, क्या होती है कॉज? नाम से ही समझ रहे हैं कि किस चीज़ का कॉज क्या है, कारण क्या है। हिस्ट्री का बेसिक सवाल भी यही होता है कि ये चीज़ क्यों हुई। जस्ट लाइक साइंस बट विद अ ट्विस्ट। हिस्टोरियन को जो है हिस्टोरियन एक जनरल पैटर्न नहीं ढूंढता जैसे साइंटिस्ट करते हैं। इंस्टेड हिस्टोरियन एक स्पेसिफिक इवेंट को डिटेल में समझाने की कोशिश करता है, जैसे कि पार्टीशन या वर्ल्ड वॉर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रेडिक्ट करना नहीं होता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन एक्सप्लेन करना होता है। लाइक कि किसी इवेंट ने कब, कैसे या क्यों शेप लिया, ये होता है कॉजेशन का जो बेसिक इंटेंशन। हाँ, तो अभी जैसे कुछ हो गया तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हो गया। उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा, उससे पहले भी कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से कोई चीज़ हुई। धीरे धीरे कोई चीज़ कारण बिल्डअप होते गए, या फिर कुछ होता है कि बहुत चीज़ें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, धीरे धीरे होते रहते हैं और फिर अचानक से जो है एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा इवेंट होता है जो एक स्पार्क की तरह जो है चीज़ों को सेट ऑफ कर देता है, एंड वन आफ्टर अनदर इवेंट्स। ओके, तो कॉजेलिटी क्या होती है अब भाई? कॉज का मतलब होता है कि वो कंडीशन जो किसी इवेंट के होने के लिए ज़रूरी थी। और नेसेसरी कॉज क्या होता है कि अगर ये नहीं होती तो ये इवेंट नहीं होता। और सफिशिएंट कॉज क्या होता है, अगर ये कॉज है और सब कुछ नॉर्मल है तो ये इवेंट जो है हमेशा मतलब होता ही होता है किसी भी कीमत पे। JS मिल ने कहा था कि कॉज एक ऐसी कंडीशन का सेट होती है, इज अ सेट ऑफ कंडीशंस जो इफेक्ट के साथ रेगुलरली एसोसिएटेड होती है। ओके, इसके अलावा क्योंकि बी जो इवेंट है वो ए के बाद हुआ डजेंट मीन कि ए ही जो है बी इवेंट होने का कारण है। माने कि सीक्वेंस इज नॉट कॉजेशन। कोई चीज एक के बाद दूसरी चीज हुई तो पहली जो चीज है वो दूसरी चीज का कारण नहीं है, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। तो इस चीज को भी अवॉइड। की कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन। तो एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल कॉज जो होता है तभी माना जाता है जब अगर कॉज, जो कॉज को अगर हम सी माने, एब्सेंट है तो इफेक्ट ई भी नहीं होगा। ओके, और अगर कॉज सी, जो सी फैक्टर है वो प्रेजेंट है तो ई फैक्टर जो है डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इस तरह से इसको एक कॉजेशन का कॉन्सेप्ट माना जाता है। सिर्फ इवेंट को एक ऑर्डर में लिस्ट कर देना एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल शॉर्ट करने की कोशिश की है यहाँ पे, ताकि आपको बहुत अच्छे से बहुत सिंपल भाषा में समझा सकूँ। क्योंकि बुक से अगर कोई पढ़ा होगा तो उसको पता है कैसी थरूरियन लैंग्वेज यूज़ करते हैं ये इग्नू हिस्ट्री, या इग्नू के सारे बुक्स के राइटर या सिर्फ हिस्ट्री वाले राइटर्स। पता नहीं खुद को क्या दिखाना होता है कि वी आर बेटर देन यू एंड वी आर यूजिंग दिस हार्ड इंग्लिश। ऐसे अजीबोगरीब एग्जांपल्स दे रखे, इतना ट्विस्ट करके लैंग्वेज को लिख रखा है ना, कॉजेशन जनरलाइजेशन को, कि आम स्टूडेंट्स अगर पढ़े एक बार में तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया है, पिछले वीडियो में जनरलाइजेशन को भी और यहाँ पे कॉजेशन को भी। तो आई होप यू नॉट गोइंग ऑन द क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ द कंटेंट, बल्कि आप देख रहे हैं कि आपको चीज़ समझ में आ रही है या नहीं। तो सी प्रेजेंट होगा यानी कि कॉज प्रेजेंट होगा तभी इसका इफेक्ट प्रेजेंट होगा। सी नहीं प्रेजेंट होगा तो उसका इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। सीक्वेंस का मतलब कॉजेशन नहीं हो सकता है हर बार। ओके, कभी कभार सीक्वेंस वाइज भी कॉजेशन हो सकता है, बट नॉट ऑल द टाइम। सो a historian or a student of history should be aware of that. Causation in social sciences। अब हिस्ट्री का या सोशल साइंसेस में जो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में वही चीज़ इवेंट एक बार होती है, राइट? उसको दोबारा तो कर नहीं सकते। कितने सारे लोगों को जो है सेम कंडीशन फिर से क्रिएट करी जाए, फिर से सेम इवेंट करा जाए, दैट विल बी कॉस्टली एंड सम ऑफ द टाइम्स द हिस्टोरिकल इवेंट्स आर वेरी कैटास्ट्रॉफिक एंड वेरी डिवास्टेटिंग एंड डिस्ट्रक्टिव।
तो ऑब्वियसली ये सब साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह दोबारा से तो नहीं किया जा सकता है ना। साइंस में क्या होता है कि फिजिक्स में जो है लैब में सेम एक्सपेरिमेंट बार बार किया जा सकता है। ओके, लाइक बायोलॉजी में बायोलॉजिकल फिनोमेनन या मेडिकल कंडीशंस को स्टडी किया जा सकता है बार बार, लेकिन साइंस हिस्ट्री में नहीं। तो इसलिए हिस्टोरियन को क्या करना पड़ता है कि ये कॉजेशन और सोर्सेज और जनरलाइजेशन ये सभी को यूज करके जो है बहुत सारे सोर्सेज को वगैरह वगैरह को यूज करके कॉज डिफाइन करना पड़ता है किसी इवेंट का। ओके, तो मिल का जो मेथड था, मेथड ऑफ अग्रीमेंट एंड डिफरेंसेस, वो देख लेते हैं। तो जहाँ भी एक इवेंट होता है, देखो क्या कॉमन कंडीशंस हर जगह मिल रही हैं, ऐसा मतलब मेथड ऑफ अग्रीमेंट है। उसमें उन्होंने कहा कि जहाँ भी एक इवेंट, सपोज ई इवेंट हुआ, वहाँ पे क्या सारे जो है कॉमन कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी। और मेथड ऑफ डिफरेंस में उन्होंने कहा कि जहाँ ई नहीं हुआ है, क्या वहाँ सी कंडीशंस मिसिंग थी या नहीं थी। तो एक तरह से मिल ने कॉजेशन के लिए इवेंट यानी ई और सी यानी कि कॉज दोनों में कनेक्शंस बिठाने की कोशिश की, और एक की एब्सेंस में दूसरे की प्रेजेंस में जो है एक की प्रेजेंस में दूसरे की प्रेजेंस या एब्सेंस को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए हिस्टोरियंस को कहा, प्रेरित किया एक तरह से। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर कांग्रेस जो है सिर्फ उन स्टेट में इलेक्शन हारती है जहाँ पे फैक्शनलिज्म था, तो और बाकी सब कंडीशन सेम थे, तो मे बी फैक्शनलिज्म इज द कॉज ऑफ कांग्रेस लॉस। हाँ, तो एक तरह से एक कॉज निकल के आ गया ना कांग्रेस की लॉस का। सपोज ये एक बस एग्जांपल है कि कई सारे स्टेट्स में इलेक्शन हुए और कांग्रेस का जो है कुछ स्टेट में हार गई जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ फैक्शनलिज्म था, टेंशन था, या ऐसा कुछ। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बाकी सारे जब फैक्टर्स सेम हैं, सिर्फ एक ही सी फैक्शनलिज्म, ओनली वन फैक्टर और कॉज इज डिफरेंट प्रेजेंट इन ऑल द स्टेट्स वेयर कांग्रेस इज लूजिंग, तो माने दैट इज द कॉज। ओके, चैलेंजेस इन हिस्टोरिकल कॉजेशन। तो हिस्ट्री के इवेंट्स मोस्टली यूनिक होते हैं, उनका रिपीट वर्जन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हिस्टोरियंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो समझाने की कोशिश करते हैं कि किस स्पेसिफिक मोमेंट में क्या इम्पोर्टेंट था। कुछ लोग कहते हैं कि हिस्टोरी में कॉजेशन की ज़रूरत नहीं है, बस इवेंट को जो मीनिंग है उसको इंटरप्रेट करना चाहिए और दैट्स इट, उसके अलावा कॉजेशन की ज़रूरत नहीं है। बट दैट्स नॉट द केस, कॉजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्टोरिकल स्टडी। ओके, अब सिंगुलर कैजुअल असर्शन, तो इसमें हिस्टोरियन कोई जनरल लॉ नहीं देता, वो देते हैं सिंगुलर एक्सप्लेनेशंस। जैसे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्रिटेन ने 1947 में इंडिया छोड़ दिया, लेकिन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब कोई और कॉलोनियल पावर विड्रॉ करेगी। लाइक हिस्ट्री का काज क्या था कि वो कंडीशन जो उस वक्त क्रिटिकल डिफरेंस क्रिएट कर रही थी। ओके, अब इन INUS conditions in history, insufficient but necessary part of an unnecessary but sufficient condition, इसको बोलते हैं इनूस, insufficient but necessary part of an unnecessary but sufficient condition। तो इसका मतलब क्या होता है कि इनसफिशिएंट जो है, एग्जांपल इसका देख लेते हैं। तो 1947 में नेवल म्यूटिनी खुद में इनफ नहीं थी। 1946-47 में क्या हुआ, इंडिया में कुछ जगहों पे नेवी वालों ने जो है म्यूटिनी कर दी, एक तरह से विरोध कर दिया ब्रिटिशर्स का, और उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स निकल जाते हैं देश से। तो क्या हम कह सकते हैं कि नेवल म्यूटिनी की वजह से ब्रिटिशर्स छोड़ के भाग गए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमको कॉन्टेक्स्ट पता है। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज अ लॉन्ग फॉट वॉर, and it was the exit of Britain from India was also a long drawn process. So the naval mutiny of 1946-47 was not the cause, but it was a contributing factor for the British exit from India. तो ये जो है एक खुद में इनफ इवेंट नहीं था, लेकिन वो एक ऐसी नेसेसरी पार्ट थी जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्रूशियल रोल प्ले कर रही थी। लाइक क्विट इंडिया, इकोनॉमिक कोलैप्स, ब्रिटिश वॉर फैटिग वगैरह वगैरह, इस सब के बीच में जब नेवल म्यूटिनी हुई तो ब्रिटिशर्स को और लगा कि भाई यहाँ तो रहना सेफ नहीं है, राइट, वी शुड
we should like make our exit as soon as possible, as cleverly as possible. ठीक है, तो हिस्टोरियंस जो है INUS मॉडल यूज करते हैं तो डिफाइन कि वो कौन सी कंडीशंस थी जो सबसे डिसीजिव थी उस मोमेंट में। ओके, इनसफिशिएंट रही होंगी पर नेसेसरी थी, तो उन कंडीशंस को हिस्टोरियंस INUS करें। अब एक्सप्लेनिंग वर्सेस प्रेडिक्टिंग, तो भाई हिस्टोरी में जो है हिस्ट्री काफी चीजें एक्सप्लेन करती है लेकिन वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है। इट्स अबाउट लुकिंग बैकवर्ड टू अंडरस्टैंड, नॉट फॉरवर्ड टू गेस। मतलब हम आगे देख करके नहीं बता सकते कि क्या होगा, लेकिन हम बैकवर्ड देख करके बोल सकते हैं कि हाँ देखो ये चीज हुई थी तो ये इस वजह से हुई थी। अब जैसे कि कोई चीज को एक्सप्लेन करनी है, नेचुरल साइंस या हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री को कॉन्टेक्स्ट, एविडेंस और उसके यूनिकनेस के बेसिस पे, उस फैक्टर्स और सोर्सेस के बेस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन जो आगे हिस्ट्री आने वाली, आगे जो फ्यूचर में हिस्ट्री बनेगी, कोई प्रेजेंट इवेंट चल रहा है तो हम प्रेजेंट इवेंट जो चल रहा है उसका कंक्लूजन कैसा होगा वो नहीं एक्सप्लेन कर सकते, राइट? वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर। तो जो है कभी कभार ऐसा हिस्टोरिकल डेटा होता है, कुछ सिस्टम्स क्रिएट करे जा सकते हैं कि जैसे पॉलिटिकल फॉल आउट, या फिर जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं या जहाँ पे डेमोक्रेसी वीक है वहाँ पे क्या वहाँ पे किसी गवर्नमेंट के डाउनफॉल को प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं आज के टाइम के पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग या हिस्टोरियन लोग मिल करके। ये लोग वहाँ पे डाउनफॉल कब होगा, वहाँ के राजतंत्र को उखाड़ करके कब फेंका जा सकता है बाय मिलिट्री और बाय इट्स ओन पीपल, ऐसा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। एंड ठीक है, तो दैट्स इट। हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया जा सकता है कॉजेज और वगैरह की स्टडी से, लेकिन प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ये इस चीज का रीजंस वर्सेस कॉजेस में देख लेते हैं। तो रीजंस क्या होते हैं? ह्यूमन इंटरवेंशन और मोटिव्स रीजन में आते हैं। एग्जांपल, गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों रोका? जिस पर्सनल बिलीफ की वजह से, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से क्यों रोका भाई? तो ये जो है रीजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश हो गई। फिर कॉजेज देख लेते हैं। तो कॉजेज का मतलब होता है एक्सटर्नल कंडीशंस, यानी कि कम्युनल वायलेंस ने फोर्स किया कि मूवमेंट को विड्रॉ किया जा सके। एक तरह से कम्युनल वायलेंस की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट हो, जिसकी वजह से गांधी को मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। तो रीजन इज नॉट कॉज, बट हिस्टोरियंस यूज बोथ टू एक्सप्लेन एक्शंस एंड आउटकम्स। रीजन बेस्ड एक्सप्लेनेशन जो होती है वो रैशनैलिटी और इंटेंट को जो है एक्सप्लेन करने में, एक्सेप्टेबल बनाने में मदद करती है। तो रीजन से जो है रैशनल इंटेंट शो होती है, और कॉज जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल और सिचुएशनल कंपल्सन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। हिस्टोरियंस दोनों को यूज करते हैं और टू क्रिएट अ फुलर पिक्चर। तो आगे हम समरी पे। कॉजेशन जो होता है हिस्ट्री में isn't about universal formulas like science, physics or other scientific subjects. It's about figuring out what really mattered in a given event. इसमें की पॉइंट्स होते हैं कि हिस्टोरियंस क्या करते हैं कि पूछते हैं कि वाई एक्स इवेंट हैपेंड। उसके लिए वो एविडेंस को यूज करते हैं, फैक्ट्स का यूज करते हैं, ना कि किसी लॉ का। कॉज इज क्या होती है कि सिचुएशनल होती है और हर जगह सेम नहीं होती है, यानी कि यूनिवर्सल नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन कॉजेशन के द्वारा जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स का एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, बट फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। सीक्वेंस का मतलब कॉजेशन नहीं होता है। इवेंट ए अगर फॉलो किया है इवेंट बी को, तो इवेंट बी इज नॉट द कॉज ऑफ इवेंट ए। हाँ, और रीजन जो होते हैं किसी इवेंट के वो एक्सटर्नल कॉज नहीं होते हैं। कॉज और रीजन में भी डिफरेंस है। INUS जो मॉडल है वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है टू डिसाइड कॉजेशन, हाँ, कॉज ऑफ एन इवेंट। और इसका गोल होता है कि डिसिसिव फैक्टर मतलब को ढूंढना, ताकि जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं और बहुत सारी सिचुएशंस चल रही हैं किसी एक टाइम पीरियड में या किसी एक इवेंट के आसपास, लेकिन उसमें जो डिसिसिव, मोस्ट डिसिसिव फैक्टर होता है ना, वो उसको डिफाइन करने के लिए INUS मॉडल यूज किया जाता है। तो ये था कॉजेशन के बारे में। एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन तो आता है, अगर जनरलाइजेशन नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा। और आई होप आफ्टर दिस वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to write a comprehensive answer to this question.
और सारे आंसर का जो भी तोड़ है, जो भी है सब कुछ कंटेंट वो इसी वीडियो में आपको मिल गया है। इसके लिए आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज द बुक इज रिटन इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो आई हैव ट्राइड टू मेक इट क्लियर टू माई बेस्ट एबिलिटी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है एंड इट एनकरेजेस मी।